संपूर्ण खबर देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। है जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। आज हम सबसे पहले आपको भारत के उन 6 वीर सैनिकों की कहानी सुनाएंगे जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण वीरता दिखाने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने वीर चक्र की घोषणा करते समय पहली बार दुनिया को यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इन जाबाज सैनिकों की क्या भूमिका थी। इसलिए आज हम आपका परिचय इनसे करवाएंगे और यह भी बताया गया है कि इन्होंने अपने किन किन हथियारों के साथ पाकिस्तान पर यह विजय हासिल की। ये सभी असाधारण सैनिक हैं जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में असाधारण वीरता दिखाई है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन के पोस्टर पर अब सिर्फ अकेले तेजस्वी यादव का चेहरा ही होगा। इसी हफ्ते पटना में महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पोस्टर और बैनर्स पर सिर्फ एक ही चेहरा था और वो था तेजस्वी यादव का चेहरा। आप कह सकते हैं फटा पोस्टर निकले तेजस्वी। इस समय बिहार की राजनीति में विपक्ष के पास सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव का ही है। हालांकि उस पोस्टर पर उन्होंने राहुल गांधी की फोटो नहीं लगाई, कांग्रेस के या किसी और पार्टी के बड़े नेता की फोटो नहीं लगाई और तेजस्वी यादव के साथ कॉम्प्रोमाइज करना अब कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि उनका राजनीतिक वजन बिहार में इतना ज्यादा है कि राहुल गांधी भी उन्हें नाराज नहीं कर सकते और इसीलिए तेजस्वी यादव की जिद के सामने सबको झुकना पड़ा। और आखिर में आपको बताएंगे कि क्या दुनिया भर के लोग अब सोशल मीडिया से थकने लगे हैं। नए डेटा से यह पता चला है कि दुनिया भर में लोग सोशल मीडिया पर अब पहले के मुकाबले कम समय बिता रहे हैं, यानी धीरे धीरे सोशल मीडिया से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन भारत के लोग अब भी थकने की बजाय सोशल मीडिया से चिपके हुए हैं। हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के 6 असाधारण वीर सैनिकों की कहानी दिखाना चाहते हैं। ये असाधारण सैनिक हैं जो अपना काम भी असाधारण तरीके से करते हैं और इनकी जो बहादुरी है, इनकी वीरता जो है वो भी असाधारण है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारत के 6 जांबाज जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है और 21 अक्टूबर को भारत सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में इन बहादुर जवानों की भूमिका और उनकी अद्भुत वीरता के बारे में खुलकर बताया है। चलिए अब हम आपका इन हीरोज के साथ परिचय कराते हैं। हमारे सबसे पहले नायक हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें उनकी वीरता और साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रुप कैप्टन सिद्धू रफाल फाइटर जेट की पहली और बहुत ही प्रतिष्ठित नंबर 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं और स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज भी कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ग्रुप कैप्टन सिद्धू ने अपनी टीम के साथ 3 अलग अलग सैन्य ठिकानों से पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें वो खुद भी शामिल हुए, जिसमें रफाल फाइटर जेट से पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान के एयर बेसिस पर
ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने वाले सुखोई 30 MKI को भी इन्होंने सुरक्षा दी। रणनीति ये थी, प्लानिंग ये थी कि सुखोई 30 MKI विमानों से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा और हमारे पास सिर्फ सुखोई ही अकेला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। लेकिन जब कोई विमान दुश्मन पर हमला करने के लिए जाता है तो विमान को कवर फायर की आवश्यकता होती है, यानी उसे हवाई सुरक्षा की भी जरूरत होती है। और इस मिशन में रफाल फाइटर जेट ने इन विमानों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी निभाई। यह मिशन बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू ने अपनी टीम के साथ, अपने बाकी सैनिकों के साथ इसे असाधारण बहादुरी के साथ अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के एक और फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये हमारे दूसरे हीरो हैं। ग्रुप कैप्टन अरोड़ा ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तानी एयर बेसेस पर हमला किया। इन हमलों के दौरान ग्रुप कैप्टन अरोड़ा इस मिशन के लीडर थे और उनके विमान पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से भी हमला हुआ। ग्रुप कैप्टन अरोड़ा ने इन हमलों से बचने के लिए रात के अंधेरे में जमीन के बहुत ही करीब उड़ान भरी, जो बहुत खतरनाक हो सकती थी। और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन के रेडार और पाकिस्तान की मिसाइलों को चकमा दिया और पाकिस्तान में अपने हर लक्ष्य को उन्होंने नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे नायक हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ग्रुप कैप्टन पटनी ने पाकिस्तानी विमानों को हवा में ही मार गिराया और अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुश्मन के हमलों से लगातार उन्होंने बचा कर रखा। उनकी यूनिट ने एक पाकिस्तानी जासूस को भी गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर, जो हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उन सभी ने मिलकर पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला कामयाब नहीं होने दिया। और इसीलिए आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट, पाकिस्तान का कोई भी हथियार भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया। और उसका कारण था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान को चीन के सैटेलाइट से लगातार हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन मिल रही थी। तो आप सोचिए, जब ये बात लगातार हमारी सेना कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और कैसे मदद कर रहा था, चीन के जो सैटेलाइट्स थे वो हमारी जासूसी कर रहे थे, हमारी सेना की लोकेशन लगातार पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स कहां पर हैं, हमारे फाइटर जेट्स कहां पर हैं, हमारे कौन कौन से हथियार कहां पर इंस्टॉल्ड हैं। ये सारी जानकारी पाकिस्तान को मिल रही थी चीन के सैटेलाइट से। और इस बार भी जो चीन का सैटेलाइट है वो लगातार S-400 के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। और ये जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान ने कई बार हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की। जहां जहां भी उन्हें लोकेशन मिलती थी वो उस लोकेशन पर लगातार हमला करते थे। हालांकि चीन के सैटेलाइट्स की रेंज में आते ही ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी की टीम लगातार अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशंस को बदल रहे थे। तो देखिए कैसे, ये बहुत दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जैसे ही चीन के सैटेलाइट्स हमारे देश के ऊपर से निकलते थे, गुजरते थे और वो हमारी लोकेशन को देखते थे, हमारी जो सेना है, वायुसेना, वो लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन को उसके बाद बदल देते थे। और पाकिस्तान के पास जो लोकेशन पहुंचती थी वो पुरानी लोकेशन पहुंचती थी। पाकिस्तान उस लोकेशन पर हमला भी करता था, लेकिन तब तक हमारे जो सैनिक हैं, हमारी सेना अपने S-400 डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन को बदल देती थी, जिससे पाकिस्तान के सारे हमले फेल हो गए। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया था। और ये पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर की दूरी से किसी दूसरे विमान को नहीं मारकर गिराया है।
तो ये हमारे सारे वीर सैनिक अभी तक जो थे ये वायुसेना के थे, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जिनकी कहानी हमने अभी आपको बताई। लेकिन भारतीय सेना में भी हमारे हीरोज हैं जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और भारतीय सेना के कर्नल कौशांक लांबा को उनकी असाधारण वीरता के लिए इस बार वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल लांबा ने बहुत ही कम समय में अपनी M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को हवाई रास्ते से सीमा पर तैनात किया, यानी इन्हें किसी हेलीकॉप्टर में रखकर ले जाया गया। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप का वजन बहुत कम होता है और इसे भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से सीमा पर किसी भी मुश्किल से मुश्किल इलाके में तैनात किया जा सकता है, और इस बार हमने यही किया। हेलीकॉप्टर्स में पहले इन्हें रखा और फिर सही जगह पर जाकर तैनात कर दिया, वो भी बहुत ही कम समय में। और ये जो तोप है ये करीब 40 किलोमीटर की दूरी तक बिल्कुल सटीक हमला करती है। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद कर्नल लांबा की यूनिट ने अपनी तोपों से लगातार हमला करके पाकिस्तान के कई ठिकानों को नष्ट किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को भी मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के हमारे 5वें नायक हैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, जिन्हें उनके असाधारण साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल बिष्ट ने अपने तोपखाने की मदद से आतंकवादियों के ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमला किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस हमले की प्लानिंग के लिए उन्होंने लगातार सैटेलाइट की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, लगातार जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास थी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल किया। यानी भारतीय सेना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बार पाकिस्तान से लगातार 2 कदम आगे चल रही थी। तो ये हुए हमारे 5 हीरो। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के हमारे 6ठे हीरो हैं भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक को अंजाम दिया था। और इस हमले के समय वो पाकिस्तान की मिसाइल्स और दूसरे हथियारों की रेंज में थे, यानी उनके विमान पर किसी भी समय पाकिस्तान से हमला हो सकता था। वो पाकिस्तान के रेडार के रेंज में थे और उनकी जान हर पल खतरे में थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी परवाह किए बिना 2 हमले किए और पाकिस्तान के 2 लक्ष्यों को, 2 टारगेट्स को नष्ट कर दिया। अब जरा कल्पना कीजिए, इतने बड़े खतरे के बाद भी उन्होंने एक के बाद एक 2 हमले किए। ये ऐसा समय होता है जब इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है, जब डर सामने आ जाता है, मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस समय किसी के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सारे हमारे नायक हैं ये असाधारण है, और इसी असाधारण बहादुरी के लिए स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और मैं बार बार आज ये जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं, खास तौर पर हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें तो ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। आप फिल्में देखते हैं, आगे चलकर आप देखिएगा इन जो हमारे जो नायक हैं, ये हमारे हीरो हैं, इनके ऊपर फिल्में बनेंगी। आप थिएटर में टिकट खरीद कर इनके ऊपर फिल्म देखने के लिए जरूर जाएंगे। हो सकता है वो फिल्म सुपरहिट भी हो जाए और उसमें आपको इनकी भूमिका निभाने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स दिखाई देंगे, और थोड़े दिन के बाद आप उन्हीं एक्टर्स के लिए तालियां बजाएंगे। आप उन्हीं एक्टर्स को अपना असली हीरो भी मान बैठेंगे। लेकिन फिर आपसे मैं ये कहता हूं कि हमारे असली हीरो एक्टर्स नहीं हैं, हमारे असली हीरो ये वीर जवान हैं, ये असाधारण लोग हैं, ये असाधारण स्थितियों में असाधारण बहादुरी के साथ काम करते हैं, और ये असाधारण रूप से निडर हैं। इन्हें मौत से डर नहीं लगता। सामने मौत खड़ी होती है तब भी इनके हाथ कांपते नहीं हैं और इनके निशाने तब भी चूकते नहीं हैं। इसलिए इनसे सीखने वाली बात है। सीखना तो आपको चाहिए ही, आज इनका शुक्रिया भी कहना चाहिए, इन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का कोई भी निशाना आपके घर तक नहीं लगा। पाकिस्तान की एक मिसाइल, एक ड्रोन भारत की सीमा के अंदर आपके घर तक नहीं आ पाई। इसलिए आप सबकी तरफ से आज मैं इन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। तो आज आपने अपने वीर सैनिकों की ये कहानी सुनी, और साथ ही हमने आपको ये भी बताया है कि ये जो वीर सैनिक हैं, इनके जो सच्चे दोस्त होते हैं
वो होते हैं इनके हथियार। और उनकी तस्वीरें मैं एक एक करके वापस आपको एक बार अगर दिखाऊंगा तो आप देखिए, आपको उनके हथियार भी नजर आएंगे। किसी का हथियार है सुखोई विमान, किसी का हथियार है रफाल फाइटर जेट, किसी का हथियार है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, किसी का हथियार है उसकी होविट्जर तोप, किसी का हथियार है उसकी हाई टेक्नोलॉजी। तो आज आप इन्हें सलाम कीजिए और साथ ही इनके जो सबसे सच्चे पार्टनर हैं, यानी इनके हथियार, इनकी मशीन, और इसीलिए हम अंग्रेजी में जो कहते हैं मैन एंड मशीन्स। तो ये जो लोग हैं ये इंसान हैं, लेकिन इनके साथ उनकी मशीनें हैं जो पूरी वफादारी के साथ इनका साथ निभा रही थी। और इन मशीनों के बल पर, इन हथियारों के बल पर, तो इंसान और हथियार जब मिलते हैं, इंसान और मशीन का जब ये मेल होता है, इंसान का दिमाग चलता है और मशीन की टेक्नोलॉजी चलती है। इंसान की उंगली बटन दबाती है और मशीन फायर करती है। ये जो डेडली कॉम्बिनेशन जब बिल्कुल सही सटीक निशाने पर जाता है, तब ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो आपको देखने को मिलता है। अब आपको दिखाते हैं भारतीय नौसेना के पराक्रम की कहानी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये दिवाली धमाका देखिए। ये धमाका पटाखों का नहीं था, ये भारतीय नौसेना की ताकत का धमाका था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत पर भारत के नौसैनिकों के साथ अपनी दिवाली मनाई और इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। और इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का एक ट्रेलर भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपनी दिवाली भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाते हैं और इस बार उन्होंने गोवा के पास समुद्र के बीच INS विक्रांत पर जाकर नौसैनिकों के बीच अपनी दिवाली मनाई। पिछले 12 वर्षों में उन्होंने पहली बार नौसेना के साथ दिवाली का त्योहार मनाया है। यानी ये एक ऐसी दिवाली रही जहां दिए भी जले और दुश्मनों के दिल भी जले। INS विक्रांत पर दिवाली सिर्फ एक संयोग नहीं है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नौसेना पाकिस्तान के कराची शहर पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हमारी नौसेना के ठीक निशाने पर था कराची शहर, बस एक बटन दबाने की देर थी। लेकिन तब हमारी नौसेना को अपना पराक्रम दिखाने का मौका नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री मोदी INS विक्रांत पर पहुंचे तो नौसेना ने अपनी क्षमता और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और इस दौरान नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट्स ने इस वॉरशिप से उड़ान भरी। शानदार तस्वीरें वहां से आई हैं और अब ऐसा लगता है कि अगली बार कुछ हुआ तो भारत का जवाब जमीन और हवा के साथ साथ समुद्र से भी आएगा। इस बार पाकिस्तान ने हमारी जमीन की ताकत देखी, हमारी भारतीय सेना की ताकत देखी, हमारी वायुसेना की ताकत देखी, लेकिन अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हुआ तो पाकिस्तान हमारी नौसेना की ताकत को भी जरूर देखेगा। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नौसेना की ताकत दिखाने के लिए INS विक्रांत को ही क्यों चुना। INS विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे भारत में ही बनाया गया है, मेड इन इंडिया है। इस पर एक साथ 30 से ज्यादा MiG-29K फाइटर जेट्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हो सकते हैं। ये लड़ाकू विमान INS विक्रांत पर बने एक छोटे से रनवे से टेक ऑफ करके वापस वहीं पर लैंडिंग कर सकते हैं। फुटबॉल के मैदान से करीब 2.5 गुना लंबा यह युद्धपोत दुश्मन की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर तैनात होकर भी हमला करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, अगर INS विक्रांत मुंबई के कहीं आसपास समुद्र में तैनात हो तो इससे पाकिस्तान के कराची शहर तक हमला किया जा सकता है। INS विक्रांत समुद्र पर चलता फिरता एक मिलिट्री बेस की तरह है जो हवा, जमीन और पानी की सतह के नीचे मौजूद पनडुब्बियों पर भी हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास ऐसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला है INS विक्रांत और दूसरा है INS विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास इसकी बराबरी का या फिर इसे चुनौती देने वाला एक भी युद्धपोत नहीं है। और यही वजह है कि INS विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाती है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने
अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इससे पहले वर्ष 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमारी नौसेना को हमला करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इसका हिसाब किताब नौसेना ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूरा कर दिया था। वर्ष 1971 के युद्ध में हमारी नौसेना ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें पाकिस्तान के कई युद्धपोत तबाह हो गए थे और वहां मौजूद कराची की रिफाइनरी 10 दिनों तक आग में जलती रही थी। तब पाकिस्तान की एक पनडुब्बी जिसका नाम था पीएनएस गाजी ने आईएनएस विक्रांत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने हमला करके पीएनएस गाजी को वहीं पानी में डुबो दिया था। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की आंखों में आईएनएस विक्रांत और भारतीय नौसेना आज भी बहुत चुभते हैं। आईएनएस विक्रांत की भी एक बड़ी पुरानी कहानी है। जो असली आईएनएस विक्रांत था, वो वर्ष 1997 में नौसेना से रिटायर हो चुका है। ये था पहला आईएनएस विक्रांत, जिसे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत। ये रिटायर हो चुका है 1997 में और इसके 25 साल के बाद वर्ष 2022 में एक नए युद्धपोत को यही नाम दिया गया। भारतीय नौसेना में युद्धपोत के नाम रिटायर नहीं होते। युद्धपोत रिटायर हो जाता है, लेकिन नाम कभी रिटायर नहीं होते। और जब भी कोई वॉरशिप या युद्धपोत रिटायर होता है, तो वही नाम भविष्य में बनने वाले किसी नए युद्धपोत को दिया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े डर, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, इसके बारे में भी बताया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के घातक हमलों को देखने के बाद दुनिया के कई देश आज भारत से इस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा तेजी से हमला करती है और पाकिस्तान पर हमलों के बाद अब यह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल पर एक और बड़ी खबर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। भारत की सेना और नौसेना में बहुत जल्द 800 किलोमीटर तक हमला करने वाली एक नई ब्रह्मोस मिसाइल शामिल हो सकती है। इस समय ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 450 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज अब लगभग दुगनी हो जाएगी जो नई मिसाइल आएगी उसमें। और पाकिस्तान का एक इंच का हिस्सा इस नई ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। अब आप भारत के दुश्मनों की चिंता बढ़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। आज जब हम आईएनएस विक्रांत की कहानी आपको बता रहे हैं तो एक और बड़ी हैरान करने वाली कहानी आपको बताते हैं। ये बात है वर्ष 1960 की। 1960 में एडविना माउंटबेटन का निधन हुआ था, जो भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक दोस्त थी।
एडविना माउंटबेटन की इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार ब्रिटेन के पास समुद्र में किया गया था और तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल को खास तौर पर भारत से ब्रिटेन भेजा था। भारत से ब्रिटेन की दूरी करीब 6,700 किलोमीटर है और हमारी नौसेना का एक जहाज उस समय वहां सिर्फ एडविना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि देने के लिए गया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक समुद्र में जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ वहीं पर श्रद्धांजलि दी गई और यह बात खुद एडविना माउंटबेटन की बेटी ने अपनी किताब में लिखी है। लेकिन आज जब हम आईएनएस विक्रांत की बात करते हैं तो जरा सोचिए, जब भारत आजाद हुआ था आज से 75 साल पहले जो दौर था, उस समय भारत में एक छोटा सा कलपुर्जा भी बनता नहीं था, एक छोटा सा स्पेयर पार्ट भी बनता नहीं था, एक छोटी सी पिन भी बनाने की काबिलियत शायद हमारे देश में नहीं थी। सब कुछ बाहर से खरीदना पड़ता था और आज हम इतना बड़ा एक वॉरशिप आईएनएस विक्रांत जैसा हम भारत में बना रहे हैं। 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां इकट्ठा होती हैं और मिलकर आईएनएस विक्रांत जैसे एक विशाल वॉरशिप का निर्माण कर देती हैं। उस देश में जहां 75 साल पहले एक पिन नहीं बनती थी, वो देश आज अपने दम पर इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है जिसमें 30 से ज्यादा विमान एक साथ वहां से ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें खड़े हो सकते हैं। आप देखिए इसका साइज देखिए, और ये सब कुछ भारत में बना है। तो आज किसी भी भारतीय के लिए यह गर्व का विषय है। एक जमाने में दुनिया के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम अपने देश में छोटी से छोटी चीज का निर्माण भी कर नहीं सकते, लेकिन आज वही देश इतना बड़ा वॉरशिप अपने देश में बना रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। यह हर भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। अब लोगों को इस पर भी अगर राजनीति करनी हो तो वो कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हर भारतीय का सीना चौड़ा करने वाली तस्वीरें हैं जो इस समय आप आज देख रहे हैं। इससे आपको भारत की ताकत समझ में आएगी। और आज का जो युग है, जहां पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, जहां हर देश अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है और हर देश की इज्जत आज इस बात से होती है कि उसकी सेना कितनी मजबूत है, उसके अपने देश में कितने हथियारों का निर्माण होता है, आपके पास कितने लेटेस्ट घातक हथियार हैं, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है। ऐसे दौर में भारत कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, ये आप देखिए। एक बड़ी मशहूर पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी, जिसका नाम था फटा पोस्टर निकला हीरो। बिहार की राजनीति में जब महागठबंधन का पोस्टर फटा तो उसमें से तेजस्वी यादव की फोटो निकली। तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया और महागठबंधन की सरकार बनने पर अब 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। इनमें से एक उप मुख्यमंत्री विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी होंगे, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम तब तय किया जाएगा जब बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और नतीजे जब आएंगे तो हो सकता है कि दूसरे मुख्यमंत्री का नाम तय करने की नौबत आए ही नहीं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन के बीच में, सब पार्टियों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही महागठबंधन में विवाद शुरू हो चुका है। आप इन तस्वीरों को देखिए। इन पोस्टर्स और बैनर्स में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है। आमतौर पर जब कोई गठबंधन एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसमें सभी सहयोगी दलों के नेताओं की तस्वीरें होती हैं, या कम से कम जो बड़े नेता होते हैं उनकी तस्वीरें तो जरूर होती हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर को देखकर ऐसा लगता है कि अब महागठबंधन का एक ही चेहरा है और वो है तेजस्वी यादव। और ये सब कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनके सामने हो रहा था। राहुल गांधी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और महागठबंधन के झगड़े को खत्म करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत पर डाल दी गई। अशोक गहलोत पहले
लालू यादव के परिवार से मिल चुके हैं। वो लालू यादव से मिले, राबड़ी यादव से मिले, राबड़ी देवी से मिले और तेजस्वी यादव से भी मिल चुके हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि इस झगड़े को खत्म करने के लिए कांग्रेस को बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, समझौता करना पड़ा और एक बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। लेकिन इस समय यह कहना पड़ेगा कि विपक्ष के पास और कोई विकल्प नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है और अब वो तेजस्वी यादव को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कांग्रेस पीछे हट गई और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की सभी शर्तों को मान लिया। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सिर्फ 61 सीटें दी और आरजेडी के लिए 143 सीटें उन्होंने रख ली। अब वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, जो सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है और राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का कद तेजस्वी यादव के सामने काफी छोटा हो गया है और इसीलिए उन्हें समझौता करना पड़ा। आज इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार में तो सबसे बड़े चेहरा उनका है ही, बिहार में वो सबसे बड़े नेता भी हैं और विपक्ष के पास उनके अलावा कोई और विकल्प नहीं है बीजेपी के सामने, नीतीश कुमार के सामने उतारने का। लेकिन गठबंधन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, दोस्ती की कुछ मर्यादाएं होती हैं और ये मर्यादा कहती है कि अपने पार्टनर का भी सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आए। उन्होंने लगातार तेजस्वी यादव के साथ जीप में खड़े होकर अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार किया। अपना जो प्रभाव है उनका, उसे वो चुनाव प्रचार में लेकर आए। राहुल गांधी खुद भी प्रभावशाली हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन है मीडिया का जो राहुल गांधी को लगातार कवर करना चाहता है। कांग्रेस के जितने भी समर्थक पत्रकार हैं वो लगातार राहुल गांधी की वजह से ही तेजस्वी यादव को इतनी जगह दे रहे हैं हेडलाइंस में। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, मीडिया में भी है और बाहर भी है, और वो सारा इकोसिस्टम, वो सारा प्रभाव, वो सारी ताकत राहुल गांधी तेजस्वी यादव के इस चुनाव प्रचार में लेकर आए। वोट उनके पास हो या ना हो, लेकिन उनका जो प्रभाव है, उनका जो इकोसिस्टम है, वो जरूर उन्होंने तेजस्वी यादव को दिया है, जिसका तेजस्वी यादव को फायदा हुआ। इसे आप राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इतना तो कर ही सकते थे कि राहुल गांधी का सम्मान करते, और कुछ नहीं। सीटें उनकी पसंद की नहीं दी, उनसे और किसी बात पर चर्चा नहीं की, उन्हें और कुछ नहीं दिया, लेकिन सम्मान तो दे सकते थे। और सम्मान कैसे होता? कम से कम पोस्टर पर अपनी जगह, अपने बराबर में फोटो ही लगा देते। वैसे तो राहुल गांधी की फोटो बड़ी होनी चाहिए और तेजस्वी यादव की फोटो छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम फोटो तो होती। लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को यह सम्मान भी नहीं दिया। तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को आज बिहार के 13.5 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। बिहार में करीब 1,95,00,000 यादव हैं, लेकिन इन लगभग 2 करोड़ यादवों में से केवल तेजस्वी यादव को चुना गया है। और इसका सीधा कारण है परिवारवाद, क्योंकि तेजस्वी लालू यादव के पुत्र हैं। बिहार में लालू यादव परिवारवाद का सबसे बड़ा चेहरा है। लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जबकि लालू यादव की बेटी मीसा भारती लोकसभा की सांसद हैं। लालू यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य पिछले साल लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, जिनमें से 70 ऐसे विधायक हैं। सोचिए, 243 में से 70 ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सारी पार्टियों में परिवारवाद के मामले में सबसे आगे है। आरजेडी के इस समय 71 विधायकों में से 30 विधायक ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। बिहार में बीजेपी के 80 विधायकों में से सिर्फ 17 विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं
और जेडीयू के 44 विधायकों में से 16 विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यानी बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर भी कुल मिलाकर 33 विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं और अकेले आरजेडी के 30 विधायक किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो परिवारवाद बिहार की राजनीति की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बार बिहार के लोगों को यह तय करना होगा कि वो क्या चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर बिहार के लोगों की क्या राय है, इस बार के चुनाव से पता चलेगा पूरे देश को। भ्रष्टाचार पर, जंगल राज पर उनकी क्या राय है, यह भी पता चलेगा। नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों की क्या राय है, और जाति के नाम पर जो चुनाव लड़ा जाता है, क्या इस बार भी बिहार के लोग सिर्फ जाति के नाम पर वोट डालेंगे, ये भी इस बार पता चलेगा। कुल मिलाकर मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिहार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी बनने वाला है, और जो भी बिहार के चुनाव में होगा उससे आपको ये पता चलेगा कि देश क्या सोचता है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, और बिहार जैसे राज्य में लोगों की जो सोच है वो क्या है। क्या सोच आज भी वैसे ही 20-30 साल पुरानी है, या बिहार के लोगों की सोच भी अब बदल रही है? अगर बदल रही है तो वो भी इस चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन अब हम बिहार की एक और सामाजिक समस्या का विश्लेषण करेंगे, और यह है नौकरियों की कमी। बिहार में नौकरियों की भारी कमी है, और इसीलिए हर साल बिहार से हजारों लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। हालांकि बिहार के जो लोग नौकरी चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह काम करना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं, और भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नौकरी खोजने वाले करीब 90% लोग ग्रेजुएशन तक भी पढ़े लिखे नहीं हैं। ग्रेजुएशन या उससे आगे पढ़ाई करने वालों की संख्या सिर्फ 9.5% है। इन 90% लोगों में ज्यादातर या तो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, या फिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के दिहाड़ी मजदूरों की आमदनी देश के औसत दिहाड़ी मजदूरों से ज्यादा है। यानी बिहार के जो लोग हैं जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, वो पढ़े लिखे तो कम हैं, लेकिन उनकी कमाई बाकी देश के लोगों से ज्यादा है। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि कुछ ना कुछ बात तो बिहार के लोगों में होगी कि पढ़ाई के मामले में तो वो बाकी के देश के लोगों से पीछे हैं। पढ़ाई उनकी कम है, लेकिन पैसा वो ज्यादा कमाते हैं, आमदनी उनकी बाकियों से ज्यादा है। पश्चिमी मीडिया को भारत कभी भी पसंद नहीं आया, और वो हमेशा ये सोचता है कि भारत की व्यवस्था में, भारत के लोगों में, भारत में जो कुछ हो रहा है उसमें कोई ना कोई कमी निकाली जाए। आजकल आप एक तस्वीर बार बार देखते होंगे जिसमें हजारों भारतीय नौजवान एप्पल के स्टोर्स के बाहर iPhone 17 यानी लेटेस्ट आईफोन का मॉडल खरीदने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। ये तस्वीर भारत में तो आपने देखी होगी, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं। ये उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ था, और ये भारत के युवा हैं, भारत की जेन जी है, जो 1 से 1.5 लाख रुपए तक का फोन खरीदने के लिए लाइन में लगी हुई है। त्योहारों के इस मौसम में यही नौजवान ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं, नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अपने इस एंजॉयमेंट की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के युवा कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो तो लगातार ये कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं बचा है, हमारे देश के युवा बेहद निराश हैं। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और बता रही हैं। यही युवा आज भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही नए स्टार्टअप्स को लॉन्च भी कर रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कमाल कर रहे हैं, और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इन युवाओं के बड़े बड़े सपने हैं। ये युवा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, और अपने देश को भी बेहतर करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें परेशानी क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। परेशानी पश्चिमी मीडिया को है, जिन्हें भारत में विद्रोह की खबरें नहीं मिल रही, और जिन्हें भारत की तरक्की से परेशानी हो रही है। पश्चिमी मीडिया इंतजार कर रहा था कि भारत के ये युवा कब विद्रोह करेंगे, नेपाल की तरह भारत के ये युवा कब सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। ये वही लिबरल और प्रोग्रेसिव मीडिया है जो अक्सर भारत के अच्छे पहलुओं में भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता है। आज
बीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट छापी है जिसका शीर्षक है जेन जी राइजिंग, व्हाई यंग इंडियंस आरंट टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। यानी भारतीय युवा सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे, यह सवाल यह रिपोर्ट पूछती है। अब जरा बीबीसी की दलील सुनिए। वो कहते हैं कि भारत के युवा सड़कों पर इसलिए नहीं उतरते क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें एंटी नेशनल ना कह दिया जाए, उन्हें देश विरोधी करार ना दे दिया जाए, या फिर इसलिए वो डरते हैं क्योंकि देश में जाति के नाम पर और अलग अलग राज्यों के बीच एक वैचारिक बंटवारा है, या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि युवाओं पर एक आर्थिक दबाव है, या फिर युवाओं को लगता है कि उनके विरोध प्रदर्शन से देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, इसलिए युवा निराश हो चुके हैं। सो बीबीसी अपना पूरा दिमाग लगा रहा है कि भारत के युवा इतने खुश क्यों हैं, भारत के युवा दूसरे देशों की जेन जी की तरह विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे, नेपाल की तरह ये काम क्यों नहीं कर रहे। कुल मिलाकर बीबीसी को इस बात की बहुत तकलीफ है कि भारत के युवा शांत क्यों हैं और भारत के युवा इतने खुश क्यों हैं। वो भारत के युवाओं को इस रूप में देखना चाहते हैं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के युवा ये तोड़फोड़ कर सकते हैं, हिंसा आगजनी कर सकते हैं, तो भारत के युवा क्यों नहीं कर रहे। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जो नेपाल में हुआ वैसा विद्रोह भारत में क्यों नहीं हो रहा। ये भारत के युवाओं को क्या हो गया, ये भारत की जो जेन जी है ये नेपाल की जेन जी से अलग क्यों है। बीबीसी इस बात से परेशान है कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मेडागास्कर की तरह युवा आंदोलन क्यों नहीं हो रहा, भारत के युवा सड़कों पर हिंसा करने के लिए क्यों नहीं उतरे। बीबीसी के हिसाब से आदर्श युवा वही होता है जो इस तरह सड़कों पर उतरकर आगजनी करे, पत्थरबाजी करे, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए नारे लगाए, और यह सब कुछ लोकतंत्र को बचाने के नाम पर हो, यह सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो, यह सब कुछ संविधान को बचाने के नाम पर हो, क्योंकि यह बड़ा फैशनेबल है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का युवा आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है, उसे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है, उसे सामने सुनहरा भविष्य दिख रहा है, उसे नौकरियां दिख रही हैं, उसे अवसर दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उसे अपने देश का विकास अपने चारों तरफ होता हुआ दिख रहा है। वो जानता है कि उसकी मेहनत, उसका स्किल और उसका इनोवेशन ही उसे और देश को विकसित बनाएगा, ना कि सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने से कुछ होगा। दुख की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया को यह सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उन्होंने एक भारत विरोधी चश्मा पहना हुआ है। फिर भी हम पश्चिमी मीडिया को और उनके पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो कभी भारत आएं, यहां की जमीनी हकीकत को निष्पक्ष होकर देखें, यहां के युवाओं से निष्पक्ष होकर मिलें, यहां के युवाओं से बात करें, तब यहां की असली सच्चाई उनसे खुद कहेगी, इंडियाज जेन जी इज नॉट राइजिंग अगेंस्ट द सिस्टम, दे आर राइजिंग विद द सिस्टम। जीएसटी घटने से सामान की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, और एक दिन में सबसे ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी हुई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया इतिहास बना है, और पटाखा इंडस्ट्री जो धीरे धीरे बंद हो रही थी वो भी अब अपनी वापसी कर चुकी है, वहां शानदार बिक्री हुई है। जीएसटी घटने से इस साल देश के 146 करोड़ लोगों का बहुत फायदा हुआ, और दिवाली बहुत ही समृद्धि वाली रही। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार दिवाली पर करीब 3 दिनों के अंदर 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सोचिए, 3 दिन में 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार। यह रिकॉर्ड बिक्री दुनिया के 105 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। हमारे देश में त्योहारों के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। पिछले साल दिवाली पर इन्हीं 3 दिनों में कुल मिलाकर 4,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिक्री में 85% हिस्सा रिटेल कारोबार का रहा। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पिछले साल दिवाली पर कितनी बिक्री हुई, 4.25 लाख करोड़, और इस बार 6.05 लाख करोड़। और रिटेल का भी मैं आपको बताता हूं। देखिए रिटेल के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसमें जितनी जो बिक्री है वो ज्यादातर रिटेल की बिक्री है।
रिटेल की बिक्री का मतलब है ये खरीदारी देश की आम जनता ने की है और ये रोजमर्रा का जो सामान हमारे देश की आम जनता इस्तेमाल करती है ये वो खरीदारी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, बाइक और आपके घर में रोज इस्तेमाल होने वाला सामान, आपने कपड़े लिए हैं, दूसरा सामान लिया है। और इससे पता चलता है कि जीएसटी घटने का देश के 146 करोड़ लोगों ने पूरा फायदा उठाया है और इस बार भरपूर खर्चा किया है, भरपूर शॉपिंग की है। 72% व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी घटने की वजह से इस साल रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है। इस साल त्योहारों पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील का भी बहुत असर दिखाई दिया है। व्यापारियों की संस्था के मुताबिक करीब 87% लोगों ने विदेशी सामान के मुकाबले भारत में बने सामानों को खरीदा है, जिससे 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और इससे करीब 50 लाख लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार भी मिला है। क्योंकि जब आप अपने देश में बना सामान खरीदते हैं तो उसे हमारे देश के लोग ही बनाते हैं और जब भी आप ऐसा सामान खरीदते हैं तो हमारे देश के लोगों को आप रोजगार देते हैं, अपने देश के लोगों का फायदा करते हैं। धनतेरस पर इस साल ऑटो सेक्टर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ एक दिन, धनतेरस के दिन, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कारों की डिलीवरी हुई, यानी हर मिनट करीब 70 गाड़ियां बिकी हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस साल धनतेरस पर सबसे ज्यादा कारें बेची हैं। मारुति ने पहली बार धनतेरस पर 51,000 कारें बेची, जो पिछले साल से 22% ज्यादा है। hyundai ने इस साल धनतेरस पर 14,000 कारें बेची, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। इस साल धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले देश भर में कारों की बिक्री 20 से 25% ज्यादा रही है। इस साल दिवाली पर डिजिटल इंडिया ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिवाली के दिन 74 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी हर मिनट 5 लाख से ज्यादा बार लोगों ने यूपीआई से पेमेंट किया। एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन तक सिर्फ 3 दिन में 215 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए, यानी हमारे देश की आबादी से करीब 1.5 गुना ज्यादा यूपीआई पेमेंट सिर्फ 3 दिनों में हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि यूपीआई कितना सुपर हिट हो रहा है बाजारों में। इस साल पटाखे की बिक्री भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हुई है। तमिलनाडु के शिवकाशी में दिवाली पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखों की बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में ये 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। देश के लगभग 90% पटाखे शिवकाशी और उसके आसपास के इलाकों में बनते हैं। पिछले करीब 5 वर्षों से पटाखों की मांग लगातार घट रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से पटाखों की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। लेकिन इस साल दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखों से बैन हट गया और नए डिजाइन वाले पटाखों की वजह से, ये जो ग्रीन पटाखों की वजह से फिर से पटाखों का कारोबार जगमगा गया। अब उन सारे लोगों के लिए एक विश्लेषण है हमारे पास जो दिन भर सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं। क्या आपको सोशल मीडिया से थकान नहीं होती? 2 तरह के लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं होती, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होगा जो अब ये कहेगा कि अब हम सोशल मीडिया से थकने लगे हैं, अब बस बहुत हुआ। वर्षों तक सोशल मीडिया पर एक दिन में कई कई घंटे बिताने के बाद क्या आपको भी अब ऐसा लगता है कि आपको सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए एक ब्रेक ले लेना चाहिए? अब आप भी थकने लगे हैं। कितने वीडियोस देखेंगे, कितनी रील्स देखेंगे? पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो नया डेटा आया है उसके मुताबिक अब दुनिया भर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम हो रहा है। सबसे पहले आप ये ग्राफ देखिए जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2012 में शुरू किया और तब दुनिया के लोग एक दिन में औसतन 90 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहे थे। वर्ष 2012 से लेकर 2023 तक सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला औसत समय लगातार बढ़ता जा रहा था, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। 2023 में सोशल मीडिया का प्रयोग अपने चरम पर था, जब लोग एक दिन में लगभग 151 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहे थे। मतलब एक दिन में लगभग 2.5 घंटा लोग सोशल मीडिया पर थे। लेकिन 2023 के बाद यह औसत समय पूरी दुनिया में घटने लगा और अब 2025 में दुनिया में सोशल मीडिया पर एक दिन में औसत समय घटकर 141 मिनट रह गया है और इसमें लगातार अब भी कमी आ रही है। वर्ष 2015 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वृद्धि दर 14% थी, जो अब 2025 में घटकर
4% रह गई है। इसका मतलब अब दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया से थक रहे हैं और अब उन्हें सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालना या देखना, उन्होंने दोनों ही कम कर दिए हैं। लेकिन भारत के लोग आज भी पूरी दुनिया से अलग दिशा में चल रहे हैं। जहां पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर औसत समय घट रहा है, वहीं भारत में यह समय अब भी सबसे ज्यादा है। भारत के लोग आज भी एक दिन में औसतन 2 घंटा 33 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। ये पूरी दुनिया के टोटल ऑनलाइन टाइम का 34% है, 34%। ये पूरी दुनिया के टोटल इंटरनेट ट्रैफिक का 6.30% है और पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली जनसंख्या का 65.50% भारत में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय भारत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन टोटल इंटरनेट ट्रैफिक के मामले में हमारा हिस्सा आज भी सिर्फ 6.30% ही है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग अपना सारा इंटरनेट काम करने की बजाय सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे हैं। जो इंटरनेट की सेवाएं हमें दी जा रही हैं, जो हमारा इंटरनेट का डेटा पैक है, हम अपना सारा डेटा ज्यादातर सिर्फ सोशल मीडिया पर लगाते हैं, काम पर नहीं। दुनिया भर में जो आपको अंतर मिलेगा वो ये कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहां पर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल काम के लिए लगा रहे हैं, बिजनेस के लिए लगा रहे हैं, कॉमर्स पर लगा रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर देख क्या रही है। 80% लोग शॉर्ट वीडियोस और रील्स देखते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 90% लोग सिर्फ वीडियो देखने के लिए आते हैं, कुछ पढ़ने के लिए नहीं आते, देखने के लिए आते हैं और वो भी सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं। सिर्फ 17% लोग ही फेसबुक पर अपडेट्स या किसी जानकारी के लिए आते हैं और सिर्फ 7% लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखने के लिए आते हैं। यानी लोगों को जानकारी नहीं चाहिए, वो कुछ पढ़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ देखना चाहते हैं, वो सिर्फ वीडियोस देखना चाहते हैं और अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। अब देखिए कि दुनिया भर में किस प्लेटफॉर्म पर लोग कितना समय बिताते हैं। इस समय YouTube दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जहां लोग एक दिन में औसतन 3 घंटा 49 मिनट बिताते हैं। फेसबुक पर 47 मिनट और इंस्टाग्राम पर सिर्फ 35 मिनट बिता रहे हैं। तो इन तीनों में सबसे लोकप्रिय क्या है, आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया का लोगों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। यह ध्यान से देखिएगा। 2 तरह के लोग हैं। 60% लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया उनके दिमाग पर नेगेटिव असर डालता है, नकारात्मक असर डालता है 60% लोगों पर। 40% लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया से उनके दिमाग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कि दुनिया भर के टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया का क्या असर है। 30% टीनेजर्स को सोशल मीडिया की लत लग चुकी है, यानी उन्हें सोशल मीडिया का एडिक्शन है। 20% टीनेजर्स सोशल मीडिया की वजह से अकेलापन महसूस करते हैं और 17% टीनेजर्स की नींद सोशल मीडिया की वजह से प्रभावित हो रही है। तो यहां आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का क्या असर है और हम भी आज आपको यह सलाह जरूर देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया की जहां तक जरूरत अगर आपको लगती है तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपना समय, कीमती समय, काम का समय, जब आप कुछ और कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, वो समय सोशल मीडिया पर मत बिताइए। और सोशल मीडिया एक लत है, एक एडिक्शन है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। हो रही है, आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की कई फिल्मों में बड़े बड़े म्यूजियम से चोरों को चोरी करते हुए देखा होगा। वर्ष 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था धूम 2। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। इसमें बड़े ही हाईटेक तरीके से एक म्यूजियम से चोरी की गई थी, इस चोरी को दिखाया गया था। और इसी तरह वर्ष 2018 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओशंस 8, जिसमें महिलाओं का एक गैंग एक म्यूजियम से चोरी करता है। और कुछ इसी तरह से फिल्मी तरीके से पेरिस में दुनिया के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित लूवर म्यूजियम में असली चोरी हो गई है। यह लूवर म्यूजियम जो है, ये बहुत मशहूर म्यूजियम है। इसकी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी ये चोरी हो गई। 19 अक्टूबर यानी इस रविवार की सुबह 9:30 बजे 4 चोरों ने मिलकर सिर्फ 4 मिनट के अंदर 210 वर्ष से भी ज्यादा पुराने सैकड़ों से हजारों करोड़ रुपए की कीमत के गहने वहां से चोरी कर लिए।
अब सोचिए कैसे सिर्फ 4 मिनट में इतनी बड़ी चोरी हो गई। इस जगह पर यह है लूव्र म्यूजियम। आज हमने एआई की मदद से इस क्राइम सीन को आपके लिए रिक्रिएट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इतने सख्त और लेटेस्ट सुरक्षा इंतजामों के बावजूद यह चोरी हुई कैसे। तो 19 अक्टूबर को 4 चोर बाइक से वहां पर पहुंचे। चोरों ने पहले से ही इस जगह पर एक ट्रक खड़ा किया हुआ था और उस ट्रक में सीढ़ियां लगाकर रखी थी। तो चोर आए, सीढ़ियों के जरिए वो म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गए और इसे देखकर भी वहां किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि पेरिस की सड़कों पर अक्सर मरम्मत के लिए, रिपेयर के काम के लिए या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो ट्रक हैं वो सड़कों पर ऐसे ही खड़े रहते हैं। कई बार उन ट्रकों पर ऐसी सीढ़ियां भी लगी रहती हैं, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। इसके बाद चोर एक खिड़की का शीशा तोड़कर इस म्यूजियम में दाखिल हो गए। चोरों ने कुल मिलाकर 9 कीमती गहनों को चोरी करने का प्लान बनाया था। 9 पीस वहां से चुराने थे, जिसमें से 8 गहनों को वो चुरा कर ले गए। लेकिन जब वो भाग रहे थे तो एक मुकुट वहीं पर गिर गया और फिर चोर उसे वहीं छोड़कर भाग गए। यह भी बिल्कुल फिल्मी सीन है। और जो मुकुट वहां पर गिरा और जो चोरी उन्होंने की है, ये फ्रांस के मशहूर राजा नेपोलियन द थर्ड की पत्नी का एक शाही मुकुट था। नेपोलियन 3 की पत्नी का शाही मुकुट था, जिसमें 1300 से ज्यादा हीरे जड़े हुए हैं। आपको वर्ष 2024 का म्यूजियम के अंदर का एक आज वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिसमें वही मुकुट है जो चोर अपने साथ ले जा नहीं पाए, और दूसरे गहने भी आपको इसमें नजर आएंगे जिन्हें चोरों ने चुरा लिया और वो अपने साथ ले गए। ये वही गहने हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। वैसे तो 18वीं सदी के इन शाही गहनों की कीमत का अंदाजा आज के समय लगाना बहुत मुश्किल है। इनकी क्या कीमत हो सकती है कोई नहीं जानता। ये बेशकीमती हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन गहनों की कीमत आज सैकड़ों से लेकर हजारों करोड़ों रुपए के बीच हो सकती है। ये सभी गहने फ्रांस के मशहूर शासक नेपोलियन बोनापार्ट के समय के हैं, जिन्होंने वर्ष 1799 से वर्ष 1815 तक शासन किया था। तो इतने पुराने गहने हैं, इसलिए इनकी कीमत का अंदाजा लगाना आज भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गहने अनमोल हैं। और यह वही म्यूजियम है जहां दुनिया भर में एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, जिसे मोनालिसा कहते हैं। आपने भी मोनालिसा का नाम सुना होगा, यही वो पेंटिंग है। और ये मोनालिसा पेंटिंग आज भी इसी म्यूजियम में, लूव्र म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं सदी में बनाया था। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम माना जाता है और वर्ष 2024 में इस म्यूजियम को देखने के लिए 80,74,000 से ज्यादा लोग पेरिस आए थे। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जो लगभग 73,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और यहां 38,000 से ज्यादा पेंटिंग्स और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हैं। यह म्यूजियम पुराने समय में फ्रांस के राजा का महल हुआ करता था और इसकी वास्तुकला और यह इमारत खुद भी एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। इस म्यूजियम में 2000, यह समझ लीजिए कि 2100 वर्ष पुरानी एक संगमरमर की मूर्ति भी है, जिसे वीनस डे मिलो की संगमरमर की मूर्ति इसको कहा जाता है। और मोनालिसा की पेंटिंग से पहले यह मूर्ति वहां की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। तो इसमें बहुत मशहूर पेंटिंग्स हैं, मशहूर मूर्तियां हैं। एक और पेंटिंग है यहां जिसका नाम है लिबर्टी लीडिंग द पीपल, जो फ्रांस में वर्ष 1830 की क्रांति का प्रतीक है। और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां यहां पर रखी गई हैं जो सैकड़ों या हजारों वर्ष पुरानी हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब यहां पर चोरी हुई है। वर्ष 1911 में भी यहीं से मोनालिसा की ये मशहूर पेंटिंग चोरी हो गई थी, जिसे तलाश करने में पुलिस को 2 साल लगे। इस चोरी ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सबसे सुरक्षित और हाईटेक म्यूजियम भी अब सुरक्षित नहीं रहे। इतने आधुनिक कैमरे, सेंसर्स और सुरक्षा कर्मियों के बावजूद कुछ ही मिनटों में चोर इतनी बड़ी चोरी करने में सफल कैसे हुए। अब फ्रांस की पुलिस और इंटरपोल इस चोरी की जांच कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इन हीरे जवाहरात को वापस लाया जा सकेगा। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर